गुड मॉर्निंग क्लास। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर है। इसमें हम लोग जीडीपी जो है हमारा सकल घरेलू उत्पाद और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जीडीपी क्या है कि जीडीपी एक वित्तीय वर्ष में देश के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य होता है। जीडीपी क्या होता है कि एक वित्तीय वर्ष में देश के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है। और वित्तीय वर्ष ये क्या होता है कि जीडीपी क्या होता है, वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है। क्या होता है कि जो है वित्तीय वर्ष में उसमें उत्पादित समस्त वस्तु और सेवा का क्या होता है, अंतिम मूल्य होता है। इसको वस्तु हो गया आपका गुड्स और सर्विस हो गया सेवा, ठीक है। ऐसी अंतिम मूल्य को टैक्स जीएसटी हो गया। अब इसमें देखिए कि वस्तु और सेवा क्या हो। वस्तु मतलब देखिए कोई गेहूं है, जब गेहूं का जो जब रेट होता है 25 रुपये के जी मान लिया जाए, और एक के जी आटा, इससे जो आटा बना तो उसका दाम बढ़ गया, 35 हो गया। अब उसी 1 केजी आटा से हम लोग बिस्किट बनाएंगे तो वो 200 रुपये बचा। तो हमारा जो जीडीपी में काउंट होगा ना गेहूं काउंट होगा ना आटा काउंट होगा, जो हमारा बिस्किट काउंट होगा। जीडीपी में क्या काउंट होगा, बिस्किट काउंट क्या होगा, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य। तो अंतिम मूल्य यही ना हुआ, तो इसी को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, ठीक है। और ब्लैक मनी जो होता है, ब्लैक मनी को जो काला धन होता है उसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि करेंसी जो होता है, करेंसी जो रुपया होता है, जो रुपया हम लोग का रुपया है, उसमें उसका जो करेंसी घटा देना चाहिए। जैसे कि 2000 का नोट था वो तो बंद कर दिया गया। जैसे 500 का है, उसका अगर करेंसी घटा देंगे, अगर मान लीजिए 500 का भी नोट हट जाता है, तो अगर 100 रुपये या 200 रुपये होगा तो ज़्यादा कैश हो जाएगा, तो उसको रखने में तो जगह चाहिए, या कहीं ले जाने में तो करेंसी वो घट जाएगा। तो उस क्या करेगा, इसके बाद बैंकिंग यूज करेगा। अगर ज़्यादा करेंसी वैल्यू बढ़ जाता है, एक मतलब 2000 का नोट हो गया, उसका क्या है करेंसी बढ़ गया है, तो उसको क्या है लेने में आसानी हो जाएगा, लाख रुपए लेने में ऐसे आसानी हो जाएगा। अगर 500 से भी और कम जाता है, तो अगर 1 लाख लेना है तो वो और मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जीडीपी हम लोग तो समझ लिए कि एक वित्तीय वर्ष में देश के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता है, अंतिम मूल्य होता है, ठीक है। जीडीपी को कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है। इसमें मान लीजिए कोई भारत में जैसे कंपनी है, टाटा है, टाटा कंपनी और एक सैमसंग कंपनी है। टाटा जो है कंपनी भारत की कंपनी है, और सैमसंग कंपनी जो है आपका दक्षिण कोरिया की कंपनी है। तो भारत में उत्पादित दोनों कंपनियां कर रही है, मतलब कि ये 600 रेशियो 600 का ये अपना टर्नओवर उत्पादन करती है। तो फिर ये 200 का, सैमसंग 200 का, ठीक है। तो टाटा 600 में इसका टूट फूट कितना हो जाता है, 10 टूट फूट हो जाता है, और आपका सैमसंग का टूट फूट 3 हो जाता है। यहाँ तक समझ गया। विनोद क्या करता है, यूएई में काम करता है, वहां से ये 50 भेजता है, ठीक है। रेशियो में हम लोग बोल रहे हैं, रेशियो में काम हो रहा है। तो ये 50 भेजता है। तो हम लोग जीडीपी में क्या काउंट करेंगे, देश के अंदर। यह विनोद का पैसा काउंट नहीं होगा, जो देश के अंदर मतलब जो हमारी कंपनी हो या किसी और देश की कंपनी हो, जो उसका उत्पादित होगा वही 600 और 200, ये 800, यही ना हुआ आपका वित्तीय एक वित्तीय वर्ष में 600 टर्नओवर ये किए और 200 सैमसंग। तो ये हो गया आपका जीडीपी। अब मूल्यह्रास क्या होता है, मूल्यह्रास जो उसको डी से डिनोट करते हैं। तो मूल्यह्रास में जैसे टूट फूट जो हुआ ना, जैसे टाटा में 10 हुआ और सैमसंग में 3, यही हो गया मूल्यह्रास। तो 13 हो गया, मूल्यह्रास कितना हो जाएगा, 10 3 13। अब आते हैं एनडीपी। एनडीपी जो होता है, एनडीपी हम लोग पर क्या जीडीपी पढ़े। जीडीपी में अगर हम लोग जो है मूल्यह्रास को घटा देते हैं, जीडीपी में हम लोग मूल्यह्रास को घटा देते हैं, तो हमारा एनडीपी निकल जाता है, एनडीपी निकल जाता है, ठीक है। तो जीडीपी में हम लोग अगर जो आपका है मूल्यह्रास घटा देते हैं, तो क्या एनडीपी निकल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हम जैसे हम 800 था हमारा जीडीपी, इसमें 13 हम घटा देते तो क्या 787 हो जाता है। तो ये हमारा क्या एनडीपी हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, ठीक है। यहाँ हम लोग जीडीपी और एनडीपी पढ़े हैं, अब हम लोग जीएनपी पढ़ेंगे। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होता है कि जैसे कि हमारा
जीएनपी है, जीएनपी को निकालने के लिए जो हमारा जीडीपी हो गया, जीडीपी हमारा कितना था 800 था, तो जीडीपी में एक्स क्या होगा, विनोद है, एक्स विनोद है, विनोद क्या होता है कोई अपना बाहर में काम करता है, वहां से देश के अंदर पैसा भेजा, तो ये हमारा विनोद का एक्स हो गया। इसमें वाई, वाई क्या होगा, सैमसंग, सैमसंग का जो 200 रुपया है, ये 200 जो है जो है ये तो अपना आपका दक्षिण कोरिया भेज देगा, आपका जो विदेशी कंपनी है, ये विदेश उसके कंपनी है, तो ये आपका घट जाएगा, एक्स माइनस वाई, जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, तो विनोद एक्स हो गया और वो सैमसंग जो है विदेशी कंपनी है, तो ये माइनस हो जाएगी। तो यहाँ यहाँ पे देखिए जीडीपी कितना 800 हो गया, अब 50 का विनोद भेजा था -200, तो ये घट कर कितना हो जाएगा, ये दोनों घट कर 150 और 650 जो है आपका जीएनपी हो गया। जीएनपी जो देश में पैसा रुकेगा वो होगा जीएनपी, जैसे कि विनोद भेजा, टाटा का हुआ, ये पैसा क्या देश में रहा, आपका जो सैमसंग का कंपनी का हुआ, ये तो विदेशी कंपनी है, तो ये पैसा विदेश जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका, यही होगा जीएनपी। ठीक है, जीएनपी क्लियर है। अब जीएनपी में हम लोग एनएनपी निकालेंगे, एनएनपी में क्या मूल्यह्रास को घटा देना है, तो मूल्यह्रास एनएनपी हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या होगा जीएनपी, जीएनपी है, जीएनपी में हम लोग डी घटा देते हैं, डी इसलिए घटाएंगे, देखिए डी घटाने के लिए डी घटाएंगे तो मूल्यह्रास, मूल्यह्रास को जीएनपी में घटा देंगे तो एनएनपी निकल जाएगा। हम लोग इसमें 13 ना घटा के 10 घटाएंगे, इस क्योंकि किस लिए घटाएंगे, क्योंकि जो 200 जो हमारा जो सैमसंग का है ये तो टोटली घट गया है, इसमें इसका मूल्यह्रास भी घट गया है, ये 200 के अंदर ना 3 था, तो 200 घट गया है, तो यहाँ 200 घट गया है ना, तो इसका मूल्यह्रास नहीं घटाएंगे, तो एग्जैक्ट 600 तो 30 में है, तो 600 का जो टूट 10 हुआ, मूल्यह्रास 10 हुआ, केवल 10 ही घटेगा, ना कि 13, 10 घटा, ये 6 से 40 जो हुआ ये है आपका हो गया एनएनपी, क्या हुआ एनएनपी। शुद्ध साधन आय, शुद्ध साधन आय जो होता है ये एक्स माइनस वाई, जो विनोद जो विदेश से जो पैसा आया और यहाँ से जो पैसा गया, या विदेश से जो पैसा आया उसमें घटा देंगे, यहाँ से जो विदेश पैसा गया, तो वो हो गया शुद्ध साधन आय हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं जीडीपी जो होता है, जीडीपी बराबर होता है जीएनपी और जीडीपी जब कब बराबर हो जाएगा, जब या तो कोई काम करने विदेश नहीं जाएगा या विदेशी कंपनी भारत में या नहीं आएगी, उसमें क्या होगा जीडीपी और जीएनपी जो होगा देश का पैसा देश में रहेगा, इसमें दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग बंद या प्रतिबंध व्यवस्था कहते हैं, इसको बंद या प्रतिबंध अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका निष्कर्ष निष्कर्ष जो हम लोग देखें, जीडीपी में अगर मूल्यह्रास घटा देंगे, डी घटा देंगे, तो एनडीपी बनेगा, जी हट के एन आ जाएगा, और जीएनपी में अगर डी हटा देंगे तो एनएनपी निकल जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं आगे, जीएनपी, जीएनपी में अगर हम लोग जीडीपी और जीएनपी दोनों घटा देते हैं, अगर 200 रुपये विदेश से आ रहा है, 200 रुपये जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों जीएनपी और जीडीपी बराबर होगा, इसमें आपका संतुलन अर्थव्यवस्था हो जाएगा आपका। ठीक है, जीडीपी में अगर हम लोग जीडीपी और जीएनपी को घटाएंगे, जीडीपी में जीएनपी को घटाएंगे, जीडीपी में जीएनपी घटाएंगे, तो जीडीपी आ गया माइनस जीएनपी का क्या सूत्र था, जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो अगर हम लोग माइनस से इसमें गुना करेंगे तो जीडीपी और जीडीपी कट जाएगा, माइनस में हो गया तो प्लस माइनस कट जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स माइनस और वाई प्लस हो जाएगा, तो वाई प्लस प्लस को पहले ले लेंगे तो वाई प्लस अब माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये होगा आपका, इसी को हम इसको क्या कहते हैं हम लोग शुद्ध साधन आय कहते हैं। और जीडीपी और जीएनपी, जीडीपी में अगर जीएनपी को घटाएंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, विदेशी पैसा में जो हमारे देश से जो विदेश पैसा जाएगा उसमें जो विदेश से कम पैसा आएगा उसको घटा देंगे, इसको उल्टा घटाना है। ठीक है, शुद्ध साधन आय जो था हम लोग एक्स माइनस वाई कर रहे थे, पर ये इसमें अगर जीडीपी में जीएनपी घटाना है तो वाई माइनस एक्स करेंगे। तो यहाँ तक ऑल क्लियर है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। औसत विकास दर, औसत विकास दर जो है होता है आपका बेस ईयर पे निकलता है, कब से निकलता है, बेस ईयर पे निकलता है। तो अब हम लोग आंकड़ा 2011 का करते थे, अभी जिस वर्ष से आप कर सकते हैं, पहले जो बेस ईयर तो आधार वर्ष होता है वो 2011 था। ठीक है, तो हम लोग 2011 पर थे बेस ईयर। ठीक है, औसत विकास दर कहते हैं। यहाँ पे हम लोग का एक जीडीपी का डाटा है, इसमें हम लोग जीडीपी निकालने, जीडीपी है नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी होता है। तो हम लोग समझते हैं इसमें क्या क्या है। ईयर है, हम लोग 3 ईयर दिया गया है, 2020 और 21-22। इसमें आपका बेस ईयर 2020 है, इसमें बेस ईयर आपका 2020 है।
इसमें कोई प्रोडक्ट है, पहले 10 बना, फिर 8 बना, फिर 7 बना। इसका जो प्राइस था वो बढ़ते गया। जो 2020 में प्राइस था 10, फिर 15 हो गया, 20 हो गया। इसको अगर हम लोग जीडीपी निकालेंगे, जीडीपी नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे, तो सीधा गुना करेंगे 10 10 100 और 15 ऐसे सीधा गुना हो गया। ये आपका नॉमिनल जीडीपी हो गया। अगर रियल जीडीपी बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट हुआ है, जो प्रोडक्शन हुआ है हमारा, उसको हमारा जो बेस ईयर का जो प्राइस है उसमें गुना करेंगे। 10 का 10 100 हो गया, 8 का 10 80 हो गया, 7 का 10 70 हो गया। तो ये हो गया आपका हो गया रियल जीडीपी हो गया। तो ये हो गया जीडीपी। इसमें जो है नॉमिनल जीडीपी बढ़ता है, परंतु यहाँ पे जीडीपी जो है आपका रियल जीडीपी घट रहा है। ठीक है। केस 1 क्या होता है, जीएनपी। अगर जीएनपी जीडीपी से बड़ा हुआ, जीडीपी से बड़ा हो गया तो इसमें लाभ होगा, एक्स बड़ा होगा। अगर जो हमारा जो विदेशी पैसा जो आ रहा है वो ज़्यादा आएगा और विदेश कम पैसा जा रहा है, तो इसमें जो हमारे देश को लाभ होगा। अगर जीएनपी में जीडीपी बड़ा है, जीएनपी से जीडीपी बड़ा है, तो ये हो जाएगा हानि हो जाएगा। जीएनपी से जीडीपी बड़ा है, ये अगर जीडीपी बड़ा हो गया ये हमारा हानि हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश का पैसा कम आएगा, विदेश पैसा कम जाएगा, विदेश का पैसा ज़्यादा जाएगा। केस 3 होता है कि जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर होता है, जिसमें कि अर्थव्यवस्था संतुलन होता है। जो जितना विदेशी पैसा है उतना ही विदेश पैसा चला गया, इसमें अर्थव्यवस्था संतुलन हो गया। केस 4 जीएनपी बराबर जीडीपी। एक और केस बताता है, ये बंद अर्थव्यवस्था होता है। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि ना हम विदेश काम करने जाएंगे, ना विदेशी कंपनी हमारे देश में आएगी, सब प्रतिबंध। ठीक है, तो ये हो गया केस 4। अब आते हैं हम लोग जीडीपी। जीडीपी से हम लोग एनडीपी निकाले और जीएनपी से एनएनपी निकाले। यहाँ तो हो गया प्रोडक्शन, उत्पाद। प्रोडक्शन हो गया उत्पाद। पूंजी, भूमि, प्रोडक्शन, उत्पाद के लिए हमें 4 चीज का माना जरूरी है, पूंजी, भूमि, श्रमिक और उद्यमी। इसी को इस सब में जो कॉस्ट लगता है उसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, उत्पाद लागत कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादन लागत कहते हैं। ठीक है, ये एमआरपी हो गया। इसमें फिक्स्ड प्राइस, फिक्स्ड कॉस्ट होता है, मूल्य होता है, उत्पादन लागत पर निर्भर करता है। उत्पादन जो होता है वो लागत पर निर्भर करता है, मूल्य जो होता है फिक्स्ड मूल्य जो है उत्पादन लागत पर निर्भर करता है, प्लस टैक्स। जो एमआरपी होता है, जो जो होता है फैक्टर कॉस्ट होता है, प्लस टैक्स होता है। फैक्टर कॉस्ट का मूल्य जो उत्पादन लागत पर निर्भर करता है, किस पे? उत्पादन लागत पर निर्भर करता है। एमपी जो है मार्केट प्राइस है। एमपी क्या है आपका? मार्केट प्राइस है। एमपी मार्केट प्राइस है। प्राइस जो है फैक्टर कॉस्ट एफसी है। प्राइस जो है फैक्टर कॉस्ट एफसी है। जीडीपी जो है एमपी जो है सरकार अगर टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ाएगा जीडीपी में जो है सरकार अगर टैक्स बढ़ाएगा तो सब्सिडीज का घट जाता, सब्सिडी टैक्स बढ़ाएगा तो जो उसका प्राइस है जो है मार्केट प्राइस है वो बढ़ेगा, और सब्सिडी अगर देगा तो उससे क्या होगा? मार्केट प्राइस घटेगा। अगर जीडीपी फैक्टर कॉस्ट है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा कि फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए जीडीपी जो है मार्केट प्राइस माइनस सब्सिडी प्लस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी हो जाएगा। अगर जीडीपी मार्केट प्राइस में क्या होता है कि मार्केट प्राइस वही होता है कि जितना सरकार टैक्स बढ़ाएगा और सब्सिडी घटा देगा। अगर हमको जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है, जीडीपी जो है मार्केट प्राइस में टैक्स को घटा देंगे, तो फैक्टर कॉस्ट था ना, तो फैक्टर कॉस्ट में ना टैक्स बढ़ा और सब्सिडी घटा था, इसमें हम लोग टैक्स घटा देंगे और सब्सिडी जो घटा था उसको जोड़ देंगे, तो हमारा जो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट है वो निकल जाएगा। अब जीडीपी मार्केट प्राइस में अगर फैक्टर कॉस्ट दिया है, अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो इसमें हम लोग टैक्स को जोड़ देंगे और सब्सिडी घटा देंगे, तो हमारा आपका मार्केट प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। यहाँ पे एक फिर से एक डाटा दिया गया है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का। ठीक है, इसमें हमारा जो बेस ईयर है 2011 है। बेस ईयर क्या है हमारा? 2011 था, इसलिए पिछले वाले में तो 2020 था। 2011 में प्राइस 5 था, ठीक है, 12 में 6, ऐसे बढ़ते 20 में 7, 21 में 10, 22 में 15, 22 तक हम लिए हैं। और प्रोडक्शन में हम लोग घट रहा है, 20 हुआ, 19 हुआ, 18 हुआ, 15 हुआ, प्रोडक्शन घटा। नॉमिनल जीडीपी में कहता है कि प्राइस इंटू प्रोडक्शन सेम ईयर का, तो 15 इसमें गुना हो गया, तो गुना करने के बाद 15 गुना 20 किए 100, 19 गुना 6 किए 114, सीधा ऐसे उसी साल का प्राइस है, उसी साल का प्रोडक्शन, जो 7 गुना 18 हो गया 126, और 10 गुना और 150, 15 गुना 14 कितना होगा? 210 हो गया। अब अगर रियल जीडीपी निकालना है तो रियल जीडीपी में क्या करते हैं, हमारा जो बेस ईयर का जो प्राइस था, हमारा जो बेस ईयर का प्राइस कितना था? 5 थे, 5 था,
5 से हम लोग प्रोडक्शन जो उत्पादन है उसको गुना करेंगे। 20 गुना 5 100, 19 गुना 5 95, 18 गुना 5 90, 15 गुना 5 75, 14 गुना 5 70। तो इसमें हमारा नॉमिनल जीडीपी घट रहा है, पर हमारा नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है, परंतु हमारा जो रियल जीडीपी है वो घट रहा है। क्या है? घट रहा है। तो हमारा जो औसत है बेस ईयर कौन सा था? 2011 था, आधार वर्ष। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक नोट है, जैसे कि रियल जीडीपी जो निकालने के लिए हम लोग बेस ईयर का प्राइस लेते हैं। नॉमिनल रियल जीडीपी निकालने के लिए बेस ईयर का प्राइस लेते हैं, और हमका नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो सेम ईयर का प्राइस लेते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। अब जीडीपी डेफिसिएटर को निकालने के लिए हम लोग नॉमिनल जीडीपी बटा रियल जीडीपी गुना 100। अगर जीडीपी में जो डिफ्लेक्टर हुआ है, जो आपका डिफेक्टर हुआ है, उसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी बटा रियल जीडीपी से गुना करेंगे और गुना 100 कर देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा। 2020 का जो हम लोग जीडीपी डिफिसिएटर निकालेंगे, तो 2020 में हमारा कितना हो गया? 126। 126 देखिए हमारा जो 2020 का दिखा गया, तो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी 126 है और रियल जीडीपी कितना है? 90 है 2020 का। तो हम लोग वहीं यहीं पे वही ले रहे हैं। तो नॉमिनल जीडीपी कितना है हमारा? 126 था और रियल जीडीपी 90, और गुना 100 किए तो 100 में इसको कट कर ये हमारा जो 140 निकला। तो ये हमारा हुआ 2020 का जीडीपी डिफ्लेक्टर। जो जीडीपी डिफ्लेक्टर कितना निकला? 140। पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समर्थन। क्रय शक्ति समर्थन होता है। इंडिया जो है, इंडिया में यूएसए का ना, इंडिया का जो है आपका जो इंडिया है उसमें यूएसए का 17 गुना के बराबर है। इंडिया का जो आपका परचेजिंग पावर है यूएसए का 17 गुना के पैसा के बराबर है। अगर रियल देखा जाए तो रियल जो परचेजिंग पीपीपी है आपका इंडिया का 4 ट्रिलियन है। और अगर आपका नॉमिनल देखा जाए तो ये आपका 12 ट्रिलियन आता है। ठीक है, नॉमिनल देखा जाए तो 12 और रियल में देखा जाए तो 4 ट्रिलियन। ठीक है, 4 ट्रिलियन डॉलर रियल। ये आपका जो परचेजिंग इसका रियल में आ गया आपका 4 ट्रिलियन। ठीक है, 4 ट्रिलियन है। और आपका पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी में 12 ट्रिलियन आता है, मतलब इतना खरीद सकता है। ठीक है, भारत। तो पीपीपी में सबसे आगे आपका चाइना, उसके बाद है यूएसए, और तीसरा नंबर पे हमारा भारत आता है। पीपीपी में तीसरे नंबर पे हमारा भारत आता है। और आपका जीडीपी में यूएसए पहले है, आपका चाइना दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर जापान, और 5वें नंबर पे हमारा भारत है आपका जीडीपी में। पीपीपी फार्मूला जो होता है, पीपीपी फार्मूला होता है जो कॉस्ट ऑफ जो है जो कॉस्ट, इसका जो प्राइस है आपका जो सामान का, वो ऑफ करेंसी वन में। पहला जो आपका जो कॉस्ट है आपका गुड का, मतलब कोई सामान का आपका पैसा, आपका जो मूल्य है, और करेंसी वन आपका मान लिया डॉलर में लिए, और आपका जो करेंसी टू हम रुपया लेते हैं, तो गुड्स का जो प्राइस था उसको ना इन करेंसी टू। तो ये हमारा क्या निकलेगा? पीपीपी फार्मूला यही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, और ये डॉलर में लेंगे तो पहला जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स का डॉलर, करेंसी वन, और कॉस्ट ऑफ गुड जो होता है उसको इन करेंसी टू। ये हमारा यहाँ तक हो गया। ये हमारे यहाँ तक तो हमारा ये वीडियो पूरा हुआ। इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।